हेलो मित्रों, सुनाइए कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे हैं और हमेशा अच्छे रहें। मित्रों, ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स 10th क्लास के लिए हम फिनिश कर चुके हैं। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स या ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। मित्रों, जो 10th के सिलेबस में दे रखा है वो ट्रांसपोर्टेशन एनिमल के केस में थोड़ा कॉम्प्लेक्स दे रखा है। प्लांट के केस में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो थोड़ा इजी दे रखा है, उतना नहीं दे रखा जितना नीट के सिलेबस में है या हायर क्लासेस में है, वो उतना नहीं है। 10th में कम है। तो हम देखेंगे प्लांट्स के अंदर किन किन चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है और किस किस तरीके से होता है, हम ये भी मित्रों देखेंगे। तो मित्रों, एक तो मैंने ये भी बताया था कि जी प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 जरूरी होती है जो फोटोसिंथेसिस में यूज़ होगी। तो ये तो सीधा प्लांट के अंदर मित्रों एटमॉस्फेयर से आ जाएगी थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा आर दी माइन्यूट पोर्स। स्टोमेटा माइन्यूट पोर्स हैं लीफ के लोअर सरफेस पर। तो वहाँ से इजीली एटमॉस्फेयर से CO2 आ जाएगी, ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो इनका तो ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम है नहीं। बाकी कुछ और भी चीज़ें हैं जिनका ट्रांसपोर्ट होता है। क्या चीज़ें हैं प्लांट्स के लिए जो ज़रूरी है? देखिए जी, फोटोसिंथेसिस के लिए मित्रों हमने देखा केवल ये ही ज़रूरी नहीं था, वाटर भी चाहिए था। तो ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स के केस में हम वाटर का भी पढ़ेंगे। उसके बाद मिनरल्स ज़रूरी हैं, जो असेंशियल मिनरल्स हैं। प्लांट की बॉडी को बिल्ड करना है तो मिनरल्स तो बहुत नेसेसरी है, बिना मिनरल्स के तो काम चलेगा नहीं। तो मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन हम देखेंगे। एक मित्रों ट्रांसपोर्टेशन में इस बात का भी देखेंगे, फूड का ट्रांसपोर्टेशन। फूड बोलिए आप, एनर्जी बोलिए, एक ही बात है, क्योंकि एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ फूड। तो प्लांट में एनर्जी का ट्रांसपोर्ट भी होगा, बोले तो फूड का ट्रांसपोर्ट होगा। किस तरीके से होगा ये भी हमें डिस्कस करना है। तो सिंपल जो है ट्रांसपोर्टेशन, वो तो गैसेस का तो सिंपल है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मित्र। तो बात आती है 3 चीज़ों की, मेन है ट्रांसपोर्टेशन, मेन 3 चीज़ों के लिए है। एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन, बोले तो फूड का ट्रांसपोर्टेशन, एक वाटर का ट्रांसपोर्टेशन, और एक ट्रांसपोर्टेशन है मिनरल्स का, जो प्लांट की बॉडी को बनाने के लिए ज़रूरी है। प्लांट ताकि ग्रो कर सके, अपनी बॉडी को बिल्ड कर सके, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं मित्रों प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। वाटर का ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें, वाटर ट्रांसपोर्टेशन तो मित्रों बात सिंपल सी है। पानी कहाँ से आ रहा है प्लांट के अंदर? आपको बताया था, जब फोटोसिंथेसिस कराया था तब भी बताया था कि पानी प्लांट में कहाँ से आ रहा है। तो मित्रों प्लांट में पानी जो आ रहा है वो आ रहा है सॉइल से, और सॉइल से बंधा हुआ है पौधा। जो प्लांट है वो सॉइल में उसकी जड़ें जा रही हैं और उन जड़ों से वो अर्थ से, सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करता है और वाटर को वहाँ पर भेजता है जहाँ पर उसकी नीड है। और नीड कहाँ पर है? नीड मित्रों वहाँ पर है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस चल रहा है। और फोटोसिंथेसिस प्लांट में चल रहा होता है प्लांट के ग्रीन पार्ट में। जो भी प्लांट का ग्रीन पार्ट है, जहाँ पर क्लोरोफिल की प्रेजेंस है, वहाँ पर मित्रों चल रहा होता है फोटोसिंथेसिस, और वहाँ चाहिए वाटर। तो पानी तो सॉइल से ही आएगा और कहाँ जाएगा? लीफ को। तो मित्रों हम देखेंगे, अगर
डायरेक्शन ऑफ वाटर पूछा जाए आपसे, या ये पूछा जाए, एग्जामिनर आपसे ये पूछ ले कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है थ्रू जाइलम, क्योंकि हम देखेंगे पानी का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो जाइलम के थ्रू होगा, और फूड का जो कंडक्शन होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, वो मित्रों फ्लोएम के थ्रू होगा। तो जाइलम के थ्रू जब पानी का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वो मित्रों केवल यूनिडायरेक्शनल होता है। कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मित्रों ऐसे है, मान लीजिए ये कोई पौधा है, हाइपोथेटिकल बना लेते हैं, मान लीजिए ये कोई पौधा बना लिया मैंने। अब मित्रों पौधा है जो, ये कहाँ है? ये सॉइल पर है, ये सॉइल हो गई। अब पौधे से रूट्स निकली हुई हैं, लो जी रूट्स भी निकाल दी मित्रों हमने। अब रूट्स कहाँ हैं? सॉइल के अंदर। रूट्स जो सॉइल के अंदर हैं ये अब्जॉर्ब करेंगी वाटर, और वाटर को जाना वहाँ तक है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगा, बोले तो टॉप पर जाएगा, या हम बोलें अपवार्ड मूवमेंट होगी वाटर की, और किसके थ्रू होगी? थ्रू जाइलम, जाइलम के थ्रू होगी। यूनिडायरेक्शनल मित्रों हम इसको बोल देंगे इस वजह से यूनिडायरेक्शनल, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में केवल हो रहा है। अब मित्रों बात ये भी आती है कि कुछ पौधे जो बहुत छोटे होते हैं, जो बहुत छोटे पौधे हैं जिनका साइज ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो उनके अंदर जब पानी का ट्रांसपोर्ट होता है ना, तो वहाँ पर पानी जब रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है तो पानी का ही अपना इतना प्रेशर बन जाता है, तो पानी उस पौधे में पूरे में चला जाता है रूट प्रेशर के द्वारा। मतलब बॉटम लाइन ये है, इन स्मॉल प्लांट्स रूट प्रेशर इज सफिशिएंट टू ट्रांसपोर्ट द वाटर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, बट इन केस ऑफ हायर प्लांट्स, हायर प्लांट्स से मतलब है मित्रों मेरा उन प्लांट्स से जिनकी हाइट काफ़ी हो, काफ़ी लंबे हैं, तो अब उनमें तो सीधी सी बात है रूट प्रेशर काम कर नहीं पाएगा, क्योंकि रूट प्रेशर इतना मतलब इतना नहीं है, इतना एफिशिएंट नहीं है कि पानी को इतना ऊपर तक लेकर जाए। ठीक है ना, क्योंकि स्मॉल जो प्लांट थे उनमें रूट प्रेशर से जा रहा था, और वहाँ पर जो पानी का मूवमेंट हो रहा है सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है। लेकिन सिंपल जो डिफ्यूजन है वो एफिशिएंट है फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, फॉर लॉन्ग डिस्टेंस डिफ्यूजन काम नहीं करेगा। वहाँ पर मित्रों दूसरा एक प्रेशर होगा, हम एक थ्योरी पढ़ेंगे ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, उसके दौरान या उसके दौरान अकॉर्डिंग बोलिए या उसकी वजह से वाटर को सॉइल से ऊपर की तरफ खींचा जाता है, एक कॉलम कंटिन्यूस कॉलम बन जाता है फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, और उस कंटिन्यूस कॉलम की वजह से कंटिन्यूस प्लांट की सप्लाई होती रहती है रूट्स टू लीव्स। ठीक है ना। अब बात ये आती है मित्रों, ज़मीन में काफ़ी सारा पानी है, मान लीजिए ये पानी है। अब बात ये आती है ज़मीन में जब रूट है और रूट्स पे रूट हेयर्स हैं, रूट हेयर्स का बड़ा रोल है वाटर को एब्जॉर्ब करने में। सॉइल में पानी है, अब वो पानी रूट के अंदर कैसे जाएगा? पानी कहाँ ज़्यादा है? इनिशियली कंडीशन में समझिए मित्रों, पानी कहाँ ज़्यादा है? पानी रूट के अंदर ज़्यादा है या सॉइल के अंदर ज़्यादा है? पानी जो है वो सॉइल के अंदर ज़्यादा है, रूट के अंदर कम है। तो रूट क्या करेगी? रूट सबसे पहले मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है अपने अंदर। जाइलम जो है रूट्स के थ्रू अपने अंदर क्या लेगा? मिनरल्स लेगा। अब जब रूट्स के अंदर मिनरल्स चले गए तो मित्रों सीधी सी बात है, जिन सेल के अंदर मिनरल्स जाएंगे वो उस सेल का ऑस्मेटिक प्रेशर बढ़ा देंगे, और जब ऑस्मेटिक प्रेशर बन जाएगा, सेल के अंदर मिनरल्स ज़्यादा हैं सॉइल के कंपैरेटिव में,
तो उस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए अब मूव करेगा पानी सॉइल से सेल के अंदर, सेल के अंदर पानी चला जाएगा। इस तरह से सॉइल से पानी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बाय रूट्स। एब्जॉर्ब करने के बाद पानी पहुंच गया जाइलम के अंदर। जब जाइलम के अंदर पहुंच गया तो मित्रों जाइलम से कुछ तो रूट प्रेशर होगा ही, वहाँ थोड़ा बहुत तो डिफ्यूजन से मूव करेगा। बाकी कैसे मूव करेगा हायर प्लांट्स के अंदर? तो मित्रों बाकी जो मूव करेगा वो मूव करेगा थ्रू ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी। लीफ से ट्रांसपीरेशन होता रहेगा, पानी भाप बनकर उड़ता रहेगा। उस जो पानी उड़ा है वेपर बनकर फ्रॉम लीव्स, उसको कंपनसेट करने के लिए जो एब्जॉर्ब्ड वाटर है थ्रू रूट्स वो जाएगा लीफ तक। उधर लीफ से उड़ता रहेगा, जाता रहेगा, उड़ता रहेगा, जाता रहेगा। इस तरह से मित्रों हम देखेंगे एक कंटिन्यूअस कॉलम स्टैब्लिश हो जाता है वेसल्स के अंदर। मित्रों वाटर का कंडक्शन जो होगा वेसल्स और ट्रैकिड्स के से होगा। वेसल और ट्रैकिड्स इन्वॉल्व होंगी इन द कंडक्शन ऑफ वाटर। तो कंटिन्यूअस कॉलम बन गया, ट्रांसपीरेशन हो रहा है, उसको कंपनसेट करने के लिए वाटर का मूवमेंट हो रहा है रूट से लीफ तक। इस तरह से वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। वाटर के साथ साथ एक चीज़ और मूव कर रही है या ट्रांसपोर्ट कर रही है, वो होता है मित्रों मिनरल। तो आपसे अगर एग्जामिनर पूछे, क्या पूछेगा? घुमा के पूछेगा। वो घुमा के पूछेंगे एग्जामिनर, वो ये पूछेंगे कि जी क्या जाइलम केवल सॉल्वेंट का ट्रांसपोर्ट करता है? और आप कहोगे जी हाँ वो सॉल्वेंट का करता है, क्योंकि आपके दिमाग में तो मित्रों पानी चल रहा है। तो मित्रों याद रखना, पानी के साथ साथ वाटर मिनरल्स का भी ट्रांसपोर्ट करता है। वैलिड है? तो केवल सॉल्वेंट का ही ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा है जाइलम, सॉल्यूट का भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है। जो भी एसेंशियल्स हैं, जो भी एसेंशियल है प्लांट को चाहिए अपनी बॉडी को बनाने के लिए, उनका ट्रांसपोर्टेशन होगा। ठीक है ना? फीलिंग आ रही है ना मित्रों? फीलिंग जरूर आती रहे। फीलिंग आ रही है तो समझिए आपकी समझ में आ रहा है, और मान लो कुछ नहीं आ रहा, सन्नाटा है, तो समझिए बस समझ नहीं आ रहा। अब इस दौरान आपने देखा क्या, आपके दिमाग में चल क्या रहा है? जब पानी का मूवमेंट चल रहा है उसके साथ साथ मिनरल्स का मूवमेंट हो रहा है। मूवमेंट ना बोलकर मित्रों हम ट्रांसपोर्ट बोलें तो बढ़िया है, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है ना? वाटर मूव कर रहा है, साथ साथ मिनरल मूव कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहे हैं? फ्रॉम रूट टू लीफ मूव कर रहे हैं। केवल यूनि डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, इसीलिए इस मूवमेंट को बोला जाता है यूनि डायरेक्शनल। जबकि हम देखेंगे मित्रों फूड का जो ट्रांसपोर्ट होगा वो मल्टी डायरेक्शनल होगा। यहां तक तो बात समझ में आती है। अब मित्रों एक चीज और है, जब वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में कहीं भी एनर्जी का कोई खर्चा नहीं है। पौधे छोटे हैं तो जाहिर सी बात है वहां पर तो डिफ्यूजन जो प्रेशर है वही सफिशिएंट है पानी का ट्रांसपोर्टेशन के लिए टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और अगर पौधे का साइज बड़ा है तो वहाँ पर एक सक्शन फोर्स काम कर रही है जिसका नाम है ट्रांसपीरेशन। भाई ट्रांसपीरेशन होता है मित्रों, आप देखिए, आप किसी नली को डाल दीजिए, किसी बर्तन में नली डाली आपने, नली से आपने पानी को खींचा और फिर छोड़ दीजिए नली को, तो आप देखते क्या हो, कंटिन्यूस पानी नली से निकलता रहेगा। वो निकला क्यों? क्योंकि उस पाइप के अंदर, नली के अंदर आपने एक सक्शन प्रेशर जनरेट कर दिया, और वो सक्शन प्रेशर जो जनरेट हो गया वो वाटर कॉलम की कॉन्टिन्यूटी की वजह से पानी कॉन्टिन्यूस निकलता रहता है। वैसे ही काम करता है मित्रों ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन भी कॉन्टिन्यूटी बांध देता है, कॉन्टिन्यूटी बना देता है, कंटिन्यूस कॉलम बना देता है फ्रॉम लीफ टू रूट, और वाटर कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब कर लिया जाता है थ्रू लीव्स।
तो मित्रों यहाँ तक तो मुझे लगता है मामला सब क्लियर है। वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में कोई एनर्जी का खर्चा नहीं है, ये मैंने बता दिया है। मित्रों दूसरी चीज़ है ट्रांसपोर्टेशन वाली, वो है मित्रों फूड। फूड पे आ जाते हैं। अच्छा, ये तो पता है ना मित्रों वाटर का ट्रांसपोर्टेशन किया क्यों। हाँ, आपको केवल अभी एक ही पता है। वाटर का ट्रांसपोर्टेशन से मित्रों फ़ायदा ये है कि एक तो फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो रहा है वाटर। दूसरा मित्रों वाटर को जो प्लांट का टेम्परेचर है उसको भी मेंटेन करता है वाटर, उसको भी तो मेंटेन करेगा। बट ट्रांसपीरेशन हो रहा है, ट्रांसपीरेशन को कंपनसेट करेगा। और ट्रांसपीरेशन क्या कर रहा है, ट्रांसपीरेशन प्लांट के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, प्लांट को ठंडा रखता है ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर। क्योंकि ट्रांसपीरेशन तो होगा मित्रों हाई टेम्परेचर में ही ज़्यादा, जितना हाई टेम्परेचर उतना ज़्यादा ट्रांसपीरेशन, और जितना हाई टेम्परेचर उतनी ज़्यादा गर्मी होगी पौधे के अंदर। तो उस गर्मी को मेंटेन कौन करेगा, उसको मेंटेन करेगा पानी, वाटर। वैलिड। अब आ जाइए मित्रों ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फूड बोलिए मित्रों आप, एनर्जी बोलिए, एक ही बात है। अब सबसे पहले शुरुआत यहां से करनी है सोचने की, जी फूड बना कौन रहा है। प्लांट के अंदर मित्रों फूड बनाएगा कौन। प्लांट के अंदर फूड बनाएंगे लीव्स, क्योंकि लीव्स जो हैं वो ग्रीन हैं, और ग्रीन पार्ट जो है लीफ का, वो प्लांट का, वो फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाएंगे। खाना बनाने के बाद जितना खाया उतना यूटिलाइज कर लिया, जितने यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। टोटल जो बनाया उसमें से जितना रेस्पिरेशन में यूटिलाइज होगा वो तो कर लिया जाएगा, बाकी को रख लेगा पौधा। पौधा सेव करके रख लेगा अपने पास, और जब जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर उसको ट्रांसपोर्ट कर देगा। ठीक है ना। तो मित्रों जब लीफ खाना बनाएगी तो लीफ की क्लोरोप्लास्ट में फूड स्टोर हो जाएगा। अब फूड की ज़रूरत कहाँ है मित्रों, फूड की ज़रूरत प्लांट के अंदर पूरी बॉडी को है, क्योंकि पूरी बॉडी रेस्पायर करेगी, पूरी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है। हाँ ठीक है, उतना नहीं एनर्जी की ज़रूरत है जितना एनिमल को होती है, लेकिन ज़रूरत तो होती है ना। इसलिए ज़रूरत को फुलफ़िल करने के लिए ये ज़रूरी है कि जो फूड बना है उसका ट्रांसपोर्ट हो प्लांट की पूरी बॉडी के अंदर। तो वो ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है, तो वो मित्रों उसके लिए एक स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है प्लांट के अंदर, जिसको हम फ्लोएम कहते हैं। फ्लोएम इज इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। अब फूड का ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है किस डायरेक्शन में हो रहा है, तो मित्रों किसी एक डायरेक्शन में तो हो नहीं रहा कि लीफ से लेकर रूट की तरफ हो रहा है ना, ऐसा नहीं है। रूट की तरफ नहीं हो रहा, केवल मान लीजिए लीफ नीचे है, उससे ऊपर का पोर्शन ऐसा है जहाँ पर फूड की ज़रूरत है और फूड बना नहीं रहा, तब देखेंगे नीचे से ऊपर भी चला जाएगा। फूड का जो ट्रांसपोर्ट होगा वो ऊपर की तरफ भी होगा, नीचे की तरफ भी होगा, साइड्स में भी होगा, जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ फूड जाएगा। इसलिए ट्रांसपोर्ट इन फ्लोएम इज़ मल्टी डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल। अगर ऑप्शन में मित्रों मल्टी दे रखा हो और बाई भी दे रखा हो तो मल्टी के साथ जाना, अगर मल्टी डायरेक्शनल ना दे रखा हो ऑप्शन में, बाई डायरेक्शनल दे रखा हो, तो तब आप बाई डायरेक्शनल के साथ चले जाना। लेकिन दोनों हो तो बेस्ट है, मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। ठीक है ना। अब इसका ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है वो मित्रों ऐसा नहीं है कि एनर्जी इंडिपेंडेंट है ना, एनर्जी इंडिपेंडेंट नहीं है। जैसे कि वाटर का ट्रांसपोर्ट था, फूड का ट्रांसपोर्ट जो है वो एनर्जी डिपेंडेंट है, और उस फूड का ट्रांसपोर्ट होगा जो वाटर में सॉल्युबल होगा। जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है उस फूड का ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। ठीक है ना। और दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए, जिस फूड का ट्रांसपोर्टेशन होगा वो नॉन रिड्यूसिंग होना चाहिए, रिड्यूसिंग नहीं हो। कभी पता लगे रिड्यूसिंग था, जा रहा था, जाते जाते किसी का इलेक्ट्रॉन छीन लिया,
अगर किसी का मित्रों इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, इंटीग्रिटी लॉस हो जाएगी, और इंटीग्रिटी लॉस हो जाएगी तो आप समझ ही रहे हो मामला, स्ट्रक्चर फिनिश। तो 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट। पहली कंडीशन तो ये है कि जिस फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो वो सॉल्यूबल फॉर्म हो, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि वो नॉन रिड्यूसिंग हो, वो नॉन रिड्यूसिंग भी होनी चाहिए। ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों वाटर सॉल्यूबल हैं, नो डाउट, बट फूड का कभी भी ट्रांसपोर्ट ना ग्लूकोज की फॉर्म में होता है ना फ्रक्टोज की फॉर्म में होता है। क्यों? क्योंकि वाटर सॉल्यूबल तो हैं बट नॉन रिड्यूसिंग नहीं है। इसलिए जब भी फूड का ट्रांसपोर्ट होगा वो होगा रैफिनोज, सुक्रोज, सबसे ज़्यादा सुक्रोज में, सुक्रोज की फॉर्म में, क्योंकि सुक्रोज के पास दोनों ही प्रॉपर्टी है, वाटर सॉल्यूबल भी है और नॉन रिड्यूसिंग भी है। तो यहाँ से मित्रों एक क्वेश्चन बन जाता है कि फूड का ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है। एक होता, अब कौन सी फॉर्म है? सुक्रोज की फॉर्म में होता है। ग्लूकोज फ्रक्टोज का क्यों नहीं होता इस फॉर्म में? क्योंकि ये रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, इसलिए नहीं होता। वैलिड प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। फूड बन कहाँ रहा है, स्टोर कहाँ हो रहा है? इनिशियली स्टोर हो रहा है फूड लीफ के अंदर, जहाँ पर बन रहा है वहीं स्टोर होगा स्लो में। मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा? मूवमेंट होगा सोर्स टू सिंक, ये भी याद रखना। एक होता है मित्रों सोर्स और एक है सिंक। सोर्स जहाँ कोई चीज़ बन रही है, मैन्युफैक्चर हो रही है, वो सोर्स होता है। सिंक जहाँ नीड है। जो यंग लीव्स हैं, अभी पत्तियां बन रही हैं, यंग नोड्स हैं, फ्लावर है, फ्रूट है, फ्रूट बन रहा है, मतलब वो यंग हैं। तो यंग लोग हैं तो उनको भाई वो खाना खिलाएं। जो लोग ओल्ड हैं, ओल्ड बोले तो जो मतलब मैच्योर हैं, वो जो खाना बना रहे हैं वो यंग का ध्यान रखें। तो जो खाना बनाता है वो सोर्स होता है, और जिनको चाहिए वो सिंक। तो फूड का ट्रांसपोर्ट होगा किस डायरेक्शन में? फूड का ट्रांसपोर्ट होता है मित्रों हमेशा और हमेशा सोर्स टू सिंक। डायरेक्शन कैसी? सोर्स टू सिंक। सोर्स टू सिंक मूवमेंट हो जाएगा फूड का। लेकिन मित्रों ये जो रिलेशन है ये डायनामिक है, चेंज हो जाता है, ये परमानेंट नहीं है, बिल्कुल परमानेंट नहीं है मित्रों। आप अपने आप से ही लगाइए, आप आज के टाइम पे सिंक हो, आपके पेरेंट्स सोर्स हैं, आप ले रहे हो ना। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप सोर्स हो जाओगे और वो सिंक हो जाएंगे, तब आप उनको दोगे, उनको ज़रूरत पड़ेगी तब आप उनको दोगे। तो आप क्या हो गए? सोर्स, वो क्या हो गए? सिंक। आज के टाइम में क्या है मामला? उल्टा, वो सोर्स हैं आप सिंक हो। तो देखिए सोर्स टू सिंक मूव हुआ तो इस तरह से हुआ, डाउनवर्ड मूवमेंट है। एक टाइम आएगा जो ये यंग थे या ग्रो हो रहे थे, एक दिन ये सोर्स हो जाएंगे, एक दिन ये सोर्स हो जाएंगे और ये हो जाएंगे सिंक। ओल्ड हो गए भाई, ये सिंक हो गए, तो मूवमेंट ऐसे होने लगेगा, ठीक है ना। मूवमेंट बदल जाएगा। इसलिए मैंने बोला कि फूड का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो यूनि डायरेक्शनल नहीं होता, बाई डायरेक्शनल बोलिए या मल्टी डायरेक्शनल बोलिए, ठीक है। फूड उनको भी जाएगा जो स्टोर करके रखेंगे। स्टोर करके कौन रखेगा फूड को? फ्रूट है, रूट्स भी स्टोर करके रखती है। ये आप खाते हो, रूट्स भी खाते हो, बहुत से प्लांट्स में फ्रूट खा रहे हो, वो स्टोरेज फूड ही तो है जो आप खा रहे हो, जो पौधा बना रहा है। तो स्टोरिंग बॉडी जो है उनको भी खाना जाएगा, वहाँ से जहाँ बन रहा है स्टोरिंग बॉडी तक जाएगा, रूट तक जाएगा, स्टेम तक जाएगा, फ्रूट तक जाएगा, क्योंकि स्टेम भी मित्रों स्टोर करके रखता है, स्टोरेज है, कुछ प्लांट्स हैं।
ठीक है ना, और एनर्जी डिपेंडेंट है, ये हमेशा याद रखना, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। अब होगा कैसे मित्रों, होती बात ये है इसमें कि जैसे मैंने उसमें बताया था कि जी पहले आयंस जाएंगे, आयंस जब सेल के अंदर चले जाएंगे, रूट्स जब आयंस को एब्जॉर्ब कर लेगी तो सेल के अंदर ऑस्मैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, फिर सराउंडिंग सॉइल से वाटर उस ऑस्मैटिक प्रेशर को जो बढ़ गया, जो डिफरेंस हो गया है आउटसाइड एंड इनसाइड के बीच में, उसको कम करने के लिए वाटर मूव करेगा। उसी तरह से होता क्या है, फ्लोएम। फ्लोएम के अंदर जो प्लांट के अंदर दो चीज़ देखोगे फ्लोएम की जो इन्वॉल्व हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। एक तो होता है मित्रों सीव ट्यूब, एक होती है कंपेनियन सेल। सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स। सीव ट्यूब एक कॉलम का काम कर रहा है, केवल एक ऐसा पैसेज है जिसके थ्रू फूड मूव करेगा। कंपेनियन सेल का काम ये है, कंपेनियन सेल स्टोर करके रखेगी। कंपेनियन सेल वहाँ खाने को भेजेगी सीव ट्यूब के अंदर, और कंपेनियन सेल से सीव ट्यूब में मूवमेंट जो हो रही है फूड की वो एनर्जी डिपेंडेंट है। वहाँ एटीपी का खर्चा होगा, बिना एनर्जी एक्सपेंड किए, बिना एनर्जी खर्च किए ये मामला होगा नहीं, तो एनर्जी का खर्चा करना पड़ेगा, एनर्जी डिपेंडेंट है। ठीक है जी, कंपेनियन सेल से खाना आ गया, सुक्रोज आ गई सीव ट्यूब के अंदर। अब जब सीव ट्यूब के अंदर आ गई, देखिए मित्रों ये भी समझिए जरा मामला है क्या इसमें। हालांकि ये आपकी 10th क्लास में दे नहीं रखा है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ मित्रों। मामला ये होता है कि ये कॉलम ये है, ये समझ लीजिए ये हो गया सीव ट्यूब्स, ये कनेक्ट हैं मित्रों कंपेनियन सेल, ये हो गई कंपेनियन सेल से कनेक्ट है, ये भी कंपेनियन सेल से कनेक्ट है थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। ये प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन बना दिया। ये सीव प्लेट्स हो गई, इनमें पोर्स होते हैं। इसी के साथ साथ मित्रों वाटर का कॉलम भी होता है, मतलब जाइलम भी होता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने वाला पैसेज भी पास पास ही होता है। ये जाइलम है, ये फ्लोएम है। फ्लोएम हो गया, सीव ट्यूब कंपेनियन सेल आ गई। ये सोर्स है मित्रों, सोर्स। जब सुक्रोज यहाँ आएगी, इस सेल में सुक्रोज आई तो इस सेल का ऑस्मेटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, और जब ऑस्मेटिक प्रेशर बढ़ गया तो क्या होगा, पानी जो है जाइलम से इसके अंदर जाएगा। जब पानी भी अंदर गया, सुक्रोज भी अंदर गया, तो इस सेल का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। और जब सेल का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया तो मित्रों मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होगा हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टू लो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इस सेल के अंदर है, इसके अंदर लो है, तो मटेरियल जो यहाँ था, ओहो तो मारकर ही ना, लो जी देखो, तो मटेरियल जो यहाँ था मित्रों वो इस सेल में आएगा, इस सेल से इस सेल में, इस सेल से इस सेल में, इस सेल से इस सेल में, और फाइनली सिंक को चला जाएगा। सिंक को चला गया सुक्रोज। जब सिंक को सुक्रोज चला गया तो ऑस्मेटिक प्रेशर डाउन हो जाएगा, और जब ऑस्मेटिक प्रेशर डाउन हो गया, बढ़ा नहीं है, बढ़ा यहाँ था, यहाँ घट जाता है ऑस्मेटिक प्रेशर, और जब ऑस्मेटिक प्रेशर घट गया तो यहाँ वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ वाटर की कंसंट्रेशन कम है, क्योंकि यहाँ हम देखेंगे मिनरल्स होंगे नीचे ज़्यादा, यहाँ वाटर ज़्यादा है तो वाटर मूव कर जाएगा इधर। इस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है फूड का फ्रॉम हायर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टू लो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट होता है ड्यू टू हाई ऑस्मेटिक प्रेशर। और हाई ऑस्मेटिक प्रेशर है तो सीधी सी बात है, और हाई ऑस्मेटिक प्रेशर जनरेट हुआ किसकी वजह से, सुक्रोज की मूवमेंट की वजह से। जो शुगर सुक्रोज गई है उसने ऑस्मेटिक प्रेशर बढ़ाया था, और जितना ज़्यादा ऑस्मेटिक प्रेशर होगा वाटर उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा सराउंडिंग सेल से, सराउंडिंग जाइलम से। और पानी जितना ज़्यादा आ गया, सीधी सी बात है, कंटेंट अमाउंट बढ़ जाएगी तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप हो जाएगा और मूवमेंट
स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह से मित्रों ट्रांसपोर्ट होता है फूड का इन प्लांट्स। तो आई थिंक समझ में आया होगा। यही दो, ये ज़्यादा नहीं दे रखा है आपकी क्लास में 10th में, वो दे रखा है। फिर ज़्यादा जो केस है वो दे रखा है मित्रों +1 की NCERT के अंदर बायोलॉजी में, ठीक है ना। जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है +1 का, उसमें है डिटेल में। आपके लिए इतना ही काफ़ी है आई थिंक। तो ठीक है मित्रों, कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका लास्ट लाइफ प्रोसेस है जो बच गया है, वो है मित्रों एक्सक्रीशन। ये लास्ट लाइफ प्रोसेस है, ये फिनिश कराना है। इसके बाद फिर 10th का सिलेबस बंद कर देंगे। हाँ, एकदम रोल करके गांठ वांठ लगा के रख देंगे सिलेबस को, बुक को रख देंगे। फिर मित्रों नीट का या नेट का सिलेबस हम स्टार्ट करेंगे, 1 आध यूनिट उसकी कराएंगे। क्योंकि बच्चों की कुछ डिमांड आई थी कि सर रिप्रोडक्शन और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी कर दीजिए। तो मित्रों मेरी रिक्वेस्ट है, आपने पहले रिक्वेस्ट की थी कि सर लाइव प्रोसेस कराइए, मैंने लाइव प्रोसेस स्टार्ट करा दिया, एंड भी कराऊंगा। डोंट वरी, बीच में कोई क्लास छेड़ी नहीं मैंने, ना नीट की छेड़ी है ना नेट की छेड़ी है। लेकिन अब 1 यूनिट के बाद अब या तो नीट का थोड़ा पोर्शन लूँगा मैं, या मित्रों कुछ नेट का पोर्शन लूँगा। क्योंकि नेट वाले भी तो भाई वेट कर रहे हैं क्लास का, नीट वाले भी वेट कर रहे हैं जैसे आप लोग करते हो। उसके बाद फिर रिप्रोडक्शन और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मित्रों फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है मित्रों, कर लेना। कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। क्वेश्चन हैं तो आप पूछिए, मैं क्वेश्चंस के आंसर भी करता हूँ। ऐसी बात नहीं है मैं क्वेश्चंस के आंसर नहीं देता। कमेंट आते हैं मुझे बच्चों के कमेंट आते हैं और दिखते होंगे आपको भी कि मैं आंसर करता हूँ मित्र। ठीक है, ऑन दैट उस टाइम नहीं करता, एट दैट टाइम ना करता हूँ, लेकिन कर देता हूँ 5, 7, 10, 15 मिनट के अंदर मैं आंसर कर देता हूँ। ठीक है, देखना प्रॉब्लम कहाँ पर है, पूछना, मैं आपको मित्रों ज़रूर बताऊँगा। और मित्रों एक रिक्वेस्ट और है, अपने साथियों से बोलिए वो सभी लोग सब्सक्राइब करें चैनल को और सभी लेक्चर्स को देखें, सभी के काम की बात है। अपने साथियों को शेयर करिए चैनल के लिंक और सब्सक्राइब करवाइए मित्रों, ठीक है ना। तो ठीक है मित्रों, आज के लिए दैट इज़ मच सफिशिएंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक्सक्रीशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके, बाय मित्रों।